इसमें लिखो इन अ केमिकल रिएक्शन reactants collide and get converted into products। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कब होते हैं? जब आपस में वो टकराते हैं, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट बनते हैं। देयर आर 10⁻27 collisions among reactant molecules per unit volume तो जो रिएक्टेंट्स है ना, देखो पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में इतने ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं। तो अगर इतने कोलिजन्स होते हैं तो क्या होगा फिर? इफ ऑल द कोलिजन्स रिजल्ट in product formation, then reaction would be completed in no टाइम। अगर ये सारे कोलिजन्स ही जो है ये प्रोडक्ट बन जाए तो रिएक्शन जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स खत्म हो जाएगी। पर क्या होता है? बट इन रियल टाइम, रियल लाइफ, बट इन रियल लाइफ reaction takes a finite time for completion। पर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारी कोलिजन्स है वो इफेक्टिव नहीं होती। देखो एक सेकंड में 10⁻27 कोलिजन्स हो रही है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में, और कोलिजन्स होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स। अगर ये सारी की सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रिजल्ट करती तो रिएक्शन तो बहुत जल्दी विद इन नो टाइम ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। रिएक्शन को ख़त्म होने में कुछ टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारी ये कोलिजन्स हो रही हैं ये सारी की सारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रिजल्ट नहीं करती। जो रिजल्ट करती हैं उनको इफेक्टिव कोलिजन्स बोला जाता है। द कोलिजन्स which results in product formation are called effective collisions। इनको हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं।
फॉर अ collision to be effective, it should overcome, अगर उसको इफेक्टिव होना है कोलिजन को तो दो कंडीशंस उसको ओवरकम करनी पड़ेंगी। पहला है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ये दो बैरियर अगर वो क्रॉस करेगा कोलिजन तो ही वो इफेक्टिव कोलिजन की कैटेगरी में आएगा। तो ये दोनों क्या है हम देखते हैं अभी। पहला है एनर्जी बैरियर, तो इसमें क्या है, लिखो एनर्जी with which reactant molecules collide must be greater than a particular value for collision to be effective। तो देखो कोलिजन को अगर इफेक्टिव होना है ना तो जिस एनर्जी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएंगे वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए और इस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो मतलब क्या, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा अगर किसी रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे उनकी एनर्जी जो होगी थ्रेशहोल्ड से अगर ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे कि ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गया। फिर आगे लिखो थ्रेशहोल्ड एनर्जी of a particular reaction is independent of टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई भी रिएक्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी फिक्स रहती है, टेम्परेचर बदल दो तब भी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बदलती। फिर क्या, अगर डिफरेंट रिएक्शन हो जाए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंट ही होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर डिफरेंट reactions is different। अलग अलग रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंट होती है। फिर है ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर तो समझ में आ गया कि अगर रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे तो उनकी जो कोलाइड करने की एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा अगर होगी तो ही मानेंगे कि एनर्जी बैरियर क्रॉस किया उसने। फिर है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन क्या है कि उनकी जो कोलाइड करने की ओरिएंटेशन है या डायरेक्शन कहे वो प्रॉपर होनी चाहिए।
collision between reactant molecules should be properly oriented for collision to be इफेक्टिव। जैसे देखो मान लो ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इस तरह से जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से जा रहा है। अब ये टकराएंगे तो बस हल्का सा साइड में टच करके जाएंगे, ये नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। बस टच सा कर जाएगा, टकराएगा नहीं प्रॉपरली। ये आएगा सीधा, ये दोनों आएंगे टकराएंगे, प्रॉपर टकराएंगे ये दोनों। ये हुई प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगी? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सामने सामने से पूरा अच्छे से टकराएं और उनके टकराने की एनर्जी का जो बैरियर है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो। तो ये दोनों बैरियर जब वो क्रॉस करेगा तब उसको हम बोलेंगे कि ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ। नेक्स्ट टर्म लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? नाम से ही क्लियर है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। एक्टिवेट मतलब क्या? वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। मतलब क्या? मान लो किसी रिएक्टेंट की कोई एनर्जी है, अब उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। मान लो 5 किलो जूल एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड लेवल के लिए। एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने अभी बोली है ना एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए थ्रेशोल्ड, उसकी वैल्यू मान लो 5 है, लेकिन रिएक्टेंट के पास मान लो 2 ही है एनर्जी, 2 किलो जूल। तो आपको एक्टिव करने के लिए उसको कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी? 3 और देनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी 3 हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दी जाए ताकि उसकी एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी टू बी सप्लाइड टू reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold energy is called activation energy EA of the reaction। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो मतलब क्या? ई एक्टिवेशन इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, दो ग्राफ बना लेते हैं, एक एंडोथर्मिक का, एक एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट्स का एनर्जी कंटेंट रिएक्टेंट से कम होता है, मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो हम पहले ड्राइंग कर लेते हैं। देखो ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ये है रिएक्टेंट्स की एनर्जी ई आर, ये है प्रोडक्ट्स की एनर्जी ई पी। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो एनर्जी रिलीज हो गई, रिलीज होगी तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ई टी एच, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की होगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और फिर क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड में कन्वर्ट होने के लिए, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, EAF। अच्छा, फिर रिएक्शन ऐसे पीछे से रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो प्रोडक्ट और थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो डिफरेंस है ना, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है अगर पीछे जाना होगा रिएक्शन को। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीन्स रिएक्शन अगर आगे जाएगी तो अपन थ्रेशोल्ड और रिएक्टेंट से लेंगे, और मतलब अगर पीछे जाएगी तो प्रोडक्ट और थ्रेशोल्ड। हाँ, करेक्ट। मतलब देखो, पीछे जाएगी तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाता है ना, बात ये है। जैसे मान लो R to P, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है तो P to R लिखोगे ना, है ना। यस सर। मतलब जिस दिशा में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका जो रिएक्टेंट होगा उसकी एनर्जी और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसका डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है ना। यस। मतलब बेसिकली रिएक्टेंट की ही लेनी है, वो बैकवर्ड में आपने रिएक्टेंट को बदल दिया ना, ये बात है। तो प्रोडक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, पर वो ऐसे बोलने में यहाँ पे ऐसा आ गया। देखो क्या है, एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, पर बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट और थ्रेशोल्ड में जो डिफरेंस है उसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। ये क्लियर है ना बात। यस सर। ओके, ये एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में कुछ नहीं, सेम ही होता है, बस वो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगी ये। तो बाकी सारा तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो एक्टिवेशन क्या होगा, ये वाला जो होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड हो गया, और ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड हो गया, और ये हो गया डेल्टा एच। अब डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये हो गया एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया ये। और इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है। देखो डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉजिटिव है, देख ही सकते हो। पी ज़्यादा है ई आर से, तो ई पी माइनस ई आर पॉजिटिव होगा। और ना इसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। देखो सेम ही आएगा डिफरेंस, यही आएगा, EAF माइनस EAB डेल्टा एच ही आएगा। तो दो फार्मूले होते हैं डेल्टा एच के ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों ग्राफ बन गए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए।